हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट कैटेगरी जो थे। हम लोग स्टडी कर रहे थे, यूरोपियन यूनियंस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं फर्दर। तो इसमें बताया गया जो उसके मेन फंक्शंस थे यूरोपियन यूनियंस के, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे एट इंटरनेशनल ब्लॉक में। उसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यूरोपियन यूनियन जो थी वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। बहुत ज़्यादा लोग जो थे, बहुत ज़्यादा नेशंस जो थे उससे इंस्पायर्ड हो रहे थे। टू मेंबर्स जो थे, कौन को किसके, यूरोपियन यूनियंस के, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, उनको परमानेंट सीट जो थी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोवाइड हो चुकी थी। और कुछ और भी बहुत सारे ऐसे नेशंस थे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जिनको नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट थी वो प्रोवाइड थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, इससे हमें यह पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन जो थी वो हमेशा क्या करती थी, यूएस की जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी, लाइक वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड हो, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और ये जो यूरोपियन यूनियंस थी वो क्या करती थी, वो अलग अलग तरह से डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और निगोसिएशंस पर ज़्यादा मतलब फोकस रखती थी, ना कि कोरिशन और मिलिट्री फोर्सेस पर भी उनका मतलब दबाव था, हम लोग ये बोल सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि डायलॉग से, जो कि चाइना के साथ वो कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे और इन्वामेंटल डिग्रेडेशन की बात जो उनकी चाइना के साथ चल रही थी। और अगर हम लोग मिलिट्री फील्ड में बात करें तो यूरोपियन यूनियन के ने क्या करा है, एक ऐसा ब्लॉक बनाया जिसमें उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को इकट्ठा किया और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी को फॉर्म किया। उसके बाद जो उस आर्मी का टोटल स्पेंडिंग आता था, जो खर्चा आता था, वो यूएस के बाद सेकंड नंबर जो था वो यूरोपियन यूनियंस का था। जो दो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर्स थे लाइक ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी थे और अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी थे उनके पास। ठीक है। और उसके बाद देखा गया कि ये जो यूरोपियन यूनियंस थी वो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था, जहाँ से वो स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते थे। तो अगर हम लोग सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फील्ड में, किसी भी स्फीयर में इंटरवीन कर सकता था, और वो स्फीयर इकोनॉमिक भी हो सकते थे, पॉलिटिकल भी और सोशल भी हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर यूरोपियन यूनियंस के मेंबर स्टेट्स जो थी उनके फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज़ जो थी वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था टोनी ब्लेयर, जो कि जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेड किया था उस टाइम पर ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो पार्टनर थे अमेरिका के। ठीक है। और जो न्यू मेंबर्स, जो यूरोपियन यूनियन के न्यू मेंबर्स जो मिले थे, वो भी कहीं ना कहीं कोलेशन ऑफ द विलिंग से ही डील करते थे। और अगर हम लोग बात करें फ्रांस और जर्मनी की, तो वो हमेशा अमेरिकन पॉलिसीज़ को अपोज करते रहते थे। ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि एक और डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिसिज्म है जो बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है हम लोगों को। अगर हम लोग बात करें यूरोपियंस के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन जो थी उनका एक अपना खुद का एजेंडा था। वो इंटीग्रेशनिस्ट में ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका ये मोटिव था कि हमारा जो एजेंडा है हम उसको अपने लेवल पे अचीव करेंगे, हम किसी की हेल्प के बिना ही अचीव कर लेंगे उसे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, जिनका नाम था मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूरोपियन मार्केट से यूनाइटेड किंगडम को बाहर कर दिया था। और डेनमार्क और स्वीडन जो थे वो मास्ट्रिच ट्रीटी के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, उनको रेसिस्ट कर दिया गया था कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। उनको क्या कहा गया था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप लोगों को भी यूरो को अपनी करेंसी फॉर्म करना है। और यूरोपियन नेशंस जितने भी थे उन सभी में कॉमन करेंसी जो थी उसको यूरो को फॉर्म कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर एक लिमिट हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियंस पर एक लिमिट लगाई गई थी कि
फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस मैटर्स में हम लोगों को क्या करना है, यूरोपियन यूनियंस की एबिलिटी को बताना है कि आप लोगों को किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, अपने फंक्शंस को किस तरह से परफॉर्म करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।